देखेंगे, पहले वेक्टर फॉर्म में देखेंगे, और ये वेक्टर फॉर्म में हमारा जो आएगा वो कैसे कैलकुलेट होता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो देखिए, जैसे मान लिया ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस होगा और ये हमारा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये वाई एक्सिस ले लिया, और इधर हमने क्या किया, एक्स जेड एक्सिस ले लिया ऐसे, ठीक। ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। इस पे एक प्लेन बना देते हैं ऐसे ही, मतलब इधर कहीं होगा एक कोई प्लेन, ठीक है। इस तरीके से कोई प्लेन होगा, और इस प्लेन पे हम 3 पॉइंट ले लेते हैं। 3 पॉइंट इन द सेंस, मान लिया हमने एक पॉइंट ले लिया एक पॉइंट ले लिया, जस्ट सपोज यहाँ पे एक ले लिया ए, और इसका पोजीशन वेक्टर ए रहेगा, और एक पॉइंट मान लो हमने यहाँ पे कहीं ले लिया जिसका पोजीशन वेक्टर स्मॉल बी वेक्टर होगा, ठीक। और एक कोई और पॉइंट ले लिया यहाँ पे मान लो सी है जिसका पोजीशन वेक्टर सी होगा, और इसी प्लेन पे एक पॉइंट पी होगा, ठीक है, जिसको हम लोग आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर वेक्टर मतलब इक्वेशन के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आर वेक्टर का वैल्यू हमारा हमेशा यही आएगा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक। और अगर मान लेते हैं हम इस सारे पॉइंट्स को यहाँ से ए वेक्टर, ये ओरिजिन ओ है ना, और ये ओ सी हो गया, और ये ओ बी हो गया, ऐसे ये ओ बी हो गया, कुछ इस तरीके से हैं। इनको मैं मिला ही देता हूँ। ये मान लो हमारा ओ सी है, ठीक, ये हमारा ओ बी है, ये हमारा ओ ए है, और ये हमारा ओ पी है। तो अगर मान लो मैं ओ ए वेक्टर की बात करूं, तो ओ ए वेक्टर को हमने क्या लिखा है, ए वेक्टर। ओ बी वेक्टर को हमने क्या लिखा है, बी वेक्टर, और ओ सी वेक्टर को हमने क्या लिखा है, सी वेक्टर, ठीक। और ओ पी वेक्टर को हमने क्या लिखा है, आर वेक्टर लिखा है। तो अगर मान लिया मैं ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा, जस्ट सपोज ए बी वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या आएगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, यानी बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आएगा। और ऐसी अगर मान लो मैं बी सी वेक्टर की वैल्यू निकालूंगा, तो क्या आएगा, ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी वेक्टर, तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर आ गया। अब अगर मान लेते हैं हम ए पी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ए पी वेक्टर, तो ए पी वेक्टर का वैल्यू क्या आएगा, ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, और पी वेक्टर को हमने क्या लिया है, आर वेक्टर, और ओ ए वेक्टर को हम ए वेक्टर ले लिया। अब एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि ए बी और बी सी के एक परपेंडिकुलर वेक्टर कैलकुलेट करते हैं, ठीक। ए बी और बी सी दोनों वेक्टर पे, तो आप लिखोगे यहाँ पे कि द परपेंडिकुलर वेक्टर, द परपेंडिकुलर टू बोथ ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर विल बी व्हाट, इनके क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए बी क्रॉस बी सी। तो ए बी क्रॉस बी सी के जो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा वो क्या होगा, एक इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब अगर मान लो हम प्लेन को एक्स वाई प्लेन में ले रहे हैं, जब मतलब ये एक्स वाई प्लेन होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हमारा, मतलब यूनिट वेक्टर नहीं सिर्फ वेक्टर, तो ये जो हमारा वेक्टर आएगा ए बी और बी सी के एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर आएगा, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बी सी, सॉरी ए बी क्रॉस बी सी बोल रहे हैं। ये इक्वल नहीं आएगा, ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर वेक्टर हमारा क्या आएगा, ए बी एंड बी सी। जैसे मान लो हम ऐसे करते हैं ना, ए क्रॉस बी का वैल्यू क्या आता है, ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा इंटू एन कैप, ऐसे लिखते हैं। तो ये एन कैप क्या शो करता है कि कोई भी दो वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, तो इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक वेक्टर ले लेते हैं, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा आता है, यही एन कैप बताता है कि इसका डायरेक्शन किधर आएगा। और ये दोनों के परपेंडिकुलर का डायरेक्शन होने का मतलब क्या हुआ कि इनवर्ड डायरेक्शन या आउटवर्ड डायरेक्शन, तो यही तो हमारा होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आएगा, तो इसको मान लिया हमारा जो भी आ रहा होगा, ए बी क्रॉस बी सी अभी रहने ही देते हैं मान लो, ठीक है, या कुछ ले लिया ए बी क्रॉस बी सी को मान लेते हैं आप ओ आर मान सकते हो, ओ आर वेक्टर होगा, ठीक, ओ आर वेक्टर,
ठीक है, या पी आर, जो भी मानो, इसका कुछ नेम कर दिया जो भी है। अब ये बताओ कि ए बी और बी सी हमारा एक परपेंडिकुलर वेक्टर आ रहा है, और ए पी वेक्टर एक्चुअली क्या आएगा, ए पी वेक्टर है क्या, ठीक है, ए पी वेक्टर एक्चुअली क्या आएगा बताओ। ए पी वेक्टर हमारा प्लेन के ही अबाउट तो आएगा। ए पी वेक्टर मतलब हमारा क्या आएगा, ये इसी के, ये ए पी वेक्टर मान लो, या मैं बी सी वेक्टर ले लूँ। एक्चुअली हमको तो इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि एक ए पी वेक्टर यानी प्लेन के ऊपर ही एक वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ। एक वेक्टर ऐसा फाइंड आउट कर रहा हूँ जो प्लेन के ऊपर ही है। मतलब ऐसे समझो कि मैंने क्या किया, यहाँ से इस पॉइंट से एक वेक्टर निकाल रहा हूँ, ए पी वेक्टर ऐसे, और ए पी वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, प्लेन पे ही लाई कर रहा है, समझ रहे हो। तो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, और इसके परपेंडिकुलर वेक्टर मैं कैलकुलेट कर चुका हूँ, क्या चीज़, ए बी और बी सी। तो अगर मैं ए पी वेक्टर को बोलूँ कि ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर होगा, तो क्या गलत होगा, नहीं ना। क्यों, क्योंकि अगर ए पी वेक्टर प्लेन पे लाई कर रहा है और ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर, क्योंकि ए बी और बी सी ऑलरेडी प्लेन पे हैं ही, तो ए बी और बी सी के परपेंडिकुलर वेक्टर जो निकालूंगा तो वो किधर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ आएगा या अंदर की तरफ जाएगा। तो ए पी वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होगा, सीधी सी बात है। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर कर दिया, और इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ए पी वेक्टर प्लेन पे लाई कर रहा है, ए बी और बी सी भी प्लेन पे लाई कर रहा है, लेकिन जब हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसका डायरेक्शन इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ऐसे केस में ए पी का डॉट प्रोडक्ट ए बी क्रॉस बी सी के साथ 0 आएगा। तो बस हम ये सारी वैल्यूज़ को रख देते हैं और हमारा इक्वेशन निकल के आ जाएगा। ए पी वेक्टर का वैल्यू क्या है, आर वेक्टर माइनस, ए पी वेक्टर का वैल्यू क्या आया था, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, और ए बी का वैल्यू क्या आया था, ये डॉट प्रोडक्ट, ए बी वेक्टर का वैल्यू बी माइनस ए वेक्टर, और फिर बी सी वेक्टर का वैल्यू क्या था, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक, इसको सॉल्व कर लिया। तो सॉल्व करेंगे तो देखो, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर को अभी मैंने ऐसे ही रहने दिया डॉट प्रोडक्ट के साथ। इनका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, बी क्रॉस सी माइनस, नहीं अभी तो बी का ही कर रहे हैं तो प्लस आएगा, तो फिर बी का यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ वाला माइनस है तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, क्या आएगा, बी क्रॉस ए आ जाएगा। तो बी क्रॉस सी किया माइनस बी क्रॉस ए कर दिया, ये बी क्रॉस ए वेक्टर। अब मैं ए का सी के साथ कर रहा हूँ तो माइनस एक वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो यहाँ प्लस 0 आ जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, ए का डॉट प्रोडक्ट, थोड़ा इसको अरेंज कर लेते हैं। आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और इसको मैं बी क्रॉस ए जो है उसको मैं ए क्रॉस बी बना करके इसको प्लस बना दिया, ए क्रॉस बी, और यहाँ ए क्रॉस सी है तो इसको भी बना दिया उल्टा करके, सी क्रॉस ए क्रॉस सी है, सी क्रॉस ए कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब इसके साथ मैं डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ ए के साथ। तो आर डॉट इसके साथ अगर मान लो मैं डॉट प्रोडक्ट करूँगा तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, आर डॉट है ना, आर के साथ तो इसको करोगे तो हमारा आ जाएगा ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, अरेंज कर लिया, पहले इसको लिख दिया फिर इसको फिर इसको, प्लस सी क्रॉस ए, ये आ जाएगा। आर के साथ हमने किया तब ये आया। फिर माइनस ए का इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी आएगा, ए का इसके साथ करेंगे तो 0 आएगा, फिर ए का इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा। क्यों 0 आएगा, इसलिए 0 आएगा क्योंकि ये दो सिमिलर टर्म्स आ जा रहे हैं, तो इसका वैल्यू हमारा हो जाता है 0, ये 0, ये 0। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मान लो आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे या लिखते हो तो क्या आ जाएगा, आर डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए बी सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए डॉट बी क्रॉस सी को आप ए बी सी लिख सकते हो। ठीक है, या तो आप इसको याद रखिए, या तो आप इसको याद रखिए, और या तो आप इसको याद रखिए। इन
कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये कार्टेशियन फॉर्म में ये दिया हुआ है। ठीक, तो हमने क्या किया इसको, जैसे मान लो 3 पॉइंट्स हो गए, 3 पॉइंट दिए होंगे जिनके पोजीशन वेक्टर होंगे या कोऑर्डिनेट बोलें x1 y1, है ना, सॉरी x1 y1 z1, क्यों, क्योंकि 3D में हम लोग बात करें तो x1 y1 z1 और B पॉइंट होगा मान लो x2 y2 z2 और C पॉइंट मान लो होगा हमारा क्या चीज़ x3 y3 और z3, जहाँ से ये प्लेन पास कर रहा होगा। P का कोऑर्डिनेट मान लिया हमने ले लिया, P जिसको हमने यहाँ पे r वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया था, जो कि हमेशा वही रहेगा x y z। तो ये x y z आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे भी फिर से हमारा क्या आएगा, सारी चीज़ें वही है, बेसिकली आपको बस उसमें पुट कर देना है। तो पुट करना है मतलब हमारा इक्वेशन क्या आया था, r वेक्टर माइनस स्मॉल a वेक्टर को हमने कैपिटल A ले लिया, डॉट आपने क्या किया था, AB क्रॉस BC निकाला था, AB क्रॉस BC। तो एक्चुअली ये है क्या चीज़, इक्वल टू 0 है क्या चीज़, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो रिप्रेजेंट करते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही तो लिखा हुआ है। आप इसको अगर आप लिखोगे तो ये ऐसे आएगा, r वेक्टर माइनस a वेक्टर और फिर AB और फिर BC, यही तो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मतलब एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो ये 3 वेक्टर मान लो आपका वैल्यू दिया हुआ है। तो सिंपल से हमको क्या करना है, अगर मान लो r वेक्टर माइनस a वेक्टर का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, x माइनस x1, यही तो आएगा। तो डिटर्मिनेंट फॉर्म में मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, तो वो आप जब रखोगे क्या आएगा, x माइनस x1, है ना, फिर y माइनस y1, फिर z माइनस z1। और यहाँ ए बी वेक्टर का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, मतलब x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। बी सी वेक्टर का वैल्यू निकालोगे तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यानी x3 माइनस x2 और y3 माइनस y2 और z2 माइनस z3 माइनस z2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और इसको इक्वेट कर दिया 0 के। तो ये हमारा क्या आ गया, कार्टेशियन फॉर्म में आ गया, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज पासेस थ्रू द 3 गिवन पॉइंट्स हैं। तो याद करने के पर्पज से ना, जैसे मान लो हम लोग ए बी निकाले थे तो ए सी भी, तो ए सी वेक्टर हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ए बी की बजाय अगर मैं ए सी भी यूज़ करूँ तो भी हमारा वैल्यू वही आएगा। तो अगर मान लो मैं इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख लूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और याद करने के लिए आसानी हो जाता है, इसलिए बुक वगैरह में ऐसे दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और यहाँ क्या कर दिया x3 माइनस, जहाँ मैं x2 लिखा हूँ यहाँ पे x3 माइनस x2 जो लिखा हूँ वहाँ x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1 भी आप लिख सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, दोनों वैल्यू रिजल्ट सेम ही आएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें, ध्यान से देखें, तो जो हमारा ए बी निकाल रहे थे और बी सी निकाल रहे थे, तो ए बी और बी सी निकाल रहे थे तो वहाँ ए बी और ए सी भी तो कर सकते हैं, ए बी और ए सी भी तो उसी प्लेन में लाई करेगा जो कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। तो एक ही बात हुआ। तो यहाँ हमने क्या लिखा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ए बी एंड सी इन कार्टेशियन फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन आपको फाइंड आउट करना है कार्टेशियन फॉर्म में। तो एक बार ट्राई करके देखिए क्या आएगा। सिंपल आपको रख देना है, इसी इक्वेशन में आप रख दोगे, मतलब जो फार्मूला है उसी में रख दो, आपका अपने आंसर आ जाएगा। तो जैसे मान लो हमने यूज़ किया ए वाला हमारा ये टर्म्स हैं, तो x माइनस 0 यानी y माइनस 1 और z माइनस 2 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, b माइनस ए कर दिया, b माइनस ए यानी 3 माइनस 0 तो 3 हो जाएगा। फिर 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा। फिर -1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, -3। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो बी माइनस सी किया, फिर सी माइनस ए कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 माइनस 0 यानी 2 हो जाएगा। 4 माइनस 1 3 हो जाएगा,
और 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लिया बस इनको। तो मैंने ये वाला यूज़ किया x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। इसलिए यूज़ किया कि यहाँ पे 0 आ जा रहा है, 2 बार 0 आ जाएगा, तो कैलकुलेट करना हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो ठीक है, करते हैं। यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -9 प्लस 9 हो जाएगा। फिर माइनस y माइनस 1, इसको ढकेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, तो 0 इंटू 3 0 हो जाएगा और माइनस पहले से ही आता है तो 3 2 6 प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे भी। फिर प्लस z माइनस 2 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 9 माइनस 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो इसको देखो 9x और माइनस 6y माइनस 6 प्लस 3z, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ हो गया, ये 3z माइनस 3 आएगा ना, नहीं ठीक है, 3 2 6 आ जाएगा। हाँ एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे, यहाँ प्लस हो जाएगा तो ये प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा ही नहीं। तो 3x माइनस 2y प्लस z इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। तो नेक्स्ट आप लोग हेडिंग डालोगे इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक, देखो इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब अगर मैं 2D की बात करूं तो 2D में इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता था, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, यही तो होता था इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अगर मान लिया x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 2D में होता था, तो 3D में हमारा क्या आएगा, ऐसे आ जाएगा x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 वेयर ए बी सी आर द इंटरसेप्ट ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं यहाँ क्वाड्रेंट एक्सिस बना रहा हूँ, ये हमारा मान लो एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है और एक हमने यहाँ पे जेड एक्सिस बना लिया, यहाँ से ड्रॉ कर लिया। तो एक प्लेन ऐसा है जो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है। और वो कट कैसे कर रहा है, देखो ये जो प्लेन है वो तीनों एक्सिस को कट कर रहा है। कैसे कट कर रहा है भाई, एक प्लेन यहाँ से, एक मतलब यहाँ से आया, यहाँ से फिर मान लो इस तरीके से आ रहा होगा और फिर इस तरीके से आ रहा होगा ये। तो मान लो इस पॉइंट पे जो कट कर रहा होगा इसका इसको हमने ए मान लिया, इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे कट कर रहा होगा, इसको सी पॉइंट पे कट कर रहा होगा। तो मान लिया इससे जो इसका इंटरसेप्ट होगा यहाँ पे वो कितना होगा, डिस्टेंस ए होगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस बी होगा और इसका सी होगा। तो कोऑर्डिनेट अगर मैं एक्स एक्सिस पे लिखूँ तो क्या लिखेंगे, ए 0 0 और बी पे अगर लिखेंगे तो 0 बी 0 मतलब वाई एक्सिस पे, और सी पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 0 0 एंड सी। ये हमारा ए बी सी का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक, अच्छा हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारा होता है प्लेन का वो क्या होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, या हमने स्मॉल डी इक्वल टू मतलब इक्वल टू स्मॉल डी करके भी बोला था। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी टर्म्स यूज़ करो, बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो डी है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता है फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। नॉर्मल फॉर्म में हमारा प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, ये होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, ये हम लोग यूज़ करते थे। ठीक, या हम डी भी यूज़ कर सकते हैं। तो p एक्चुअली नॉर्मल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे हमारा जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है प्लेन का वो ये आ रहा है। तो अगर मान लो मैं इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करूँ तो इस कॉन्सेप्ट में आप ये देखो कि अगर मान लो अगर मैं ए पॉइंट से ये प्लेन पास कर रहा है, जस्ट सपोज ये वाला प्लेन, ये जो ग्रीन वाला प्लेन है कहाँ से पास कर रहा है, ए पॉइंट से पास कर रहा है। तो अगर मैं इसमें पास कर रहा हूँ, मान लो
इसको पॉइंट ए से पास कराऊंगा, पास कर ही रहा वैसे भी, तो अगर मैं पास कराऊंगा तो एक्स का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, बी इंटू वाई का कोऑर्डिनेट 0 है, सी इंटू जेड का कोऑर्डिनेट भी 0 है, प्लस डी इक्वल टू 0। तो मतलब आया क्या वैल्यू, ए इंटू ए प्लस डी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका वैल्यू क्या मिला, ए का वैल्यू, कैपिटल ए का वैल्यू माइनस डी डिवाइड बाई ए आ जाएगा। ऐसे ही मान लो ये इक्वेशन 1 हो गया। ऐसे ही मान लो आप इस प्लेन को अगर आप बी पॉइंट से पास कराओगे तो बी का वैल्यू मिलेगा, वो क्या आएगा, माइनस डी डिवाइड बाई बी आएगा। ऐसे ही मान लो इक्वेशन 2 है। ऐसे ही अगर मान लो इसी प्लेन को आप सी पॉइंट से पास कराओगे तो कैपिटल सी का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस डी डिवाइड बाई सी आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, वापस इन पॉइंट्स को इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से जो हमारा वैल्यू आया है इस प्लेन के इक्वेशन में मैं पुट कर देता हूँ, इसमें ए बी सी का वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा जो इक्वेशन चाहिए वो इंटरसेप्ट फॉर्म में कैलकुलेट करना है। तो मैंने रख दिया, ए का वैल्यू क्या आएगा, माइनस डी डिवाइड बाई ए इंटू एक्स, फिर माइनस डी डिवाइडेड बाई बी इंटू वाई, प्लस माइनस डी डिवाइड बाई सी इंटू जेड, प्लस डी इक्वल टू 0। तो अब देखो सब जगह डी आ रहा है, डी से मैं सब जगह डिवाइड कर देता हूँ, माइनस डी से एक्चुअली। तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी माइनस 1 इक्वल टू 0। या हम इसी को और क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाएगा विच हैव द इंटरसेप्ट ऑफ ए बी एंड सी। ठीक, तो ये हमारा इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन आता है। तो प्लेन का इक्वेशन हमने 3 फॉर्म में बताया, पहला नॉर्मल फॉर्म, दूसरा कार्टेशियन फॉर्म, तीसरा इंटरसेप्ट फॉर्म। तो 3 फॉर्म में हमने ये मान लो एक टेट्राहेड्रन बनाया जा रहा है। तो टेट्राहेड्रन किस तरीके से बनेगा, मान लो ये क्वाड्रेंट एक्सिस पे इनको कट कर रहा है, कुछ ऐसे कट कर रहा होगा, फिर कुछ ऐसे कट कर रहा होगा और यहाँ पे भी एक पॉइंट होगा। ठीक है, तो ये हमने ए ले लिया, ये बी ले लिया, ये सी ले लिया और यहाँ ओ ले लिया। P का वैल्यू दिया हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ, मतलब P इज इक्वल टू, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का हमने फार्मूला क्या बताया था, 0 डिवाइड बाई ए प्लस 0 डिवाइड बाई बी प्लस 0 डिवाइड बाई सी माइनस 1 डिवाइडेड बाई रूट ओवर एक्स का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। ठीक, ये आ जाएगा 1 बाई सी स्क्वायर का मॉड। तो P हमारा क्या आ जाएगा, P स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक्चुअली P स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। तो इन तीनों को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब इधर मल्टीप्लाई कर दूं, तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 बाई पी स्क्वायर। मान लो ये इक्वेशन 1 हमने मान लिया। ठीक, अब टेट्राहेड्रन की बात किया जा रहा है, ओ ए बी सी की बात किया जा रहा है। तो अगर मैं कोऑर्डिनेट लिखूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए 0 0, इसका कोऑर्डिनेट 0 बी 0, इसका कोऑर्डिनेट सी 0 0 0 सी, और ये ओरिजिन हमने लिया है मान लो 0 0 पे। ठीक, ओरिजिन को ये ओ को 0 0 पे ले लिया, टेट्राहेड्रन का जो ओरिजिन है मान लो, तो वहाँ पे हमने क्या कर दिया है, 0 0 ले लिया है। तो अगर मान लिया ये आपका वैल्यू क्या दिया हुआ, अगर मान लो टेट्राहेड्रन का, अगर मैं सेंट्रॉइड क्या बोला जा रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस अवेलेबल प्लेन इज अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्री फ्रॉम द ओरिजिन एंड मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ए बी सी सो दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द टेट्राहेड्रन, सेंट्रॉइड इसका निकालो, सेंट्रॉइड क्या आ जाएगा, यहाँ से आ गया a बाई 4, यानी a का वैल्यू क्या आएगा 4 अल्फा, और b का वैल्यू क्या आएगा 4 बीटा, c का वैल्यू 4 गामा। तो बस यहाँ रख दो, तो रख दोगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा 1 बाई 16 अल्फा स्क्वायर 16 बीटा स्क्वायर प्लस 1 बाई 16
गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/p²। तो लोकस हमसे पूछा जा रहा है, तो लोकस मतलब ये हो कि अल्फा बीटा गामा को आप रिप्लेस कर दो, ये गामा स्क्वायर है, तो रिप्लेस करोगे तो 1/x² प्लस 1/y² z² इज इक्वल टू 16/p²।